Namaskar. Welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Here is one more video for you with the series of previous year questions using NET English Literature. So please like and share the video and subscribe the channel. Here is the first question of today's lecture. Which two of the following events are described in Samuel Pepys diary? तो इनमें से वो दो इवेंट कौन से हैं जो सैमुअल पेपी ने अपनी डायरी में मेंशन किया है? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1 मीन्स ए एंड बी, द प्लेग इन लंदन, द ग्रेट फायर इन लंदन। लंदन में जो प्लेग हुआ था और ग्रेट फायर ऑकर हुआ था उसके बारे में सैमुअल पेपीज ने अपनी डायरी में मेंशन किया है। सैमुअल पेपीज कौन है? एन इंग्लिश डायरिस्ट एंड नेवल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ही डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट प्लेग इन लंदन 1665 and the Great Fire of 1666. सैमुअल पेपीज ने लंदन में 1665 को प्लेग क्रिएट हुआ था और इससे बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ था और 1666 में बहुत बड़ा आग लगी थी लंदन में जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसके बारे में सैमुअल पेपीज ने अपनी डायरी में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। Now, the next question is which two of the following inspired the rise of the periodical essay? तो इनमें से वो दो कौन से एसिस्ट हैं जिन्होंने periodical essay के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है? तो वो दो लोग हैं फ्रांसिस बेकन एंड माइकल डी मॉन्टेग। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3 सी एंड डी। फ्रांसिस बेकन एंड माइकल डी मॉन्टेग दोनों ही बहुत बड़े एसिस्ट रहे हैं। जहाँ बेकन इंग्लिश एसिस्ट हैं वहीं पे मॉन्टेग जो है फ्रेंच एसिस्ट हैं। बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और मॉन्टेग जो है वो फ्रेंच एसिस्ट हैं जिनसे बेकन आइडिया बोरो करते थे और साथ में एरिस्टोटल जो कि ग्रीक फिलोसोफर हैं उनसे भी कुछ आइडियाज़ लेते थे फ्रांसिस बेकन मीन्स उनके वर्क से। बेकन पब्लिश्ड हिज बुक ऑफ 10 एसेज इन 1597, 38 एसेज इन 1612, 58 इन 1625। तो बेकन की एसेज की 3 सीरीज आई। फर्स्ट सीरीज जो 1597 में आई थी 10 एसे थे, 1612 में 38 एसे और 1625 में 58 एसे। बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है वो एफोरिस्टिक है, मतलब ये थोड़े से शब्दों में और छोटे छोटे सेंटेंस में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते थे। इनके हर सेंटेंस में बहुत डीप और कंसंट्रेटेड मीनिंग होती थी और ये शॉर्ट और पीथी मैगजीम का यूज़ करते थे बहुत बड़े पैमाने पे, इसलिए बहुत ही फेमस ये एसिस्ट है। पर्सनली आई आल्सो लाइक हिज एसेज। इनके और कौन कौन से वर्क है? नोम ऑर्गेनम, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द न्यू एटलांटिस। और कुछ इनके एसेज हैं ऑफ स्टडीज, ऑफ सुपरस्टिशन, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एथिज्म एक्सेट्रा। तो ये है फ्रांसिस बेकन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज वॉल्टर पेटर रिगार्ड एज एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट आर्ट इन हिज एसे स्टाइल? वॉल्टर पेटर की एक ऐसे है स्टाइल, इसमें यहाँ पे 4 वर्क है, इसमें से 2 वर्क को उन्होंने ग्रेट आर्ट कहा है। तो वो 2 वर्क कौन कौन से हैं? Let's see. Right option will be option 3. 3 means B and C. B the Divine Comedy, C Les Miserables. तो ये 2 वर्क है जिनको वॉल्टर पेटर ने ग्रेट आर्ट कहा है अपने एसे स्टाइल में। वॉल्टर पेटर कौन थे? एन इंग्लिश एसिस्ट, आर्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक एंड फिक्शन राइटर। द डिवाइन कॉमेडी दांते की फेमस वर्क है, ये प्री इमिनेंट वर्क है इटालियन लिटरेचर में और वर्ल्ड लिटरेचर में से महान वर्क में से एक है द डिवाइन कॉमेडी। लेस मिजरेबल फ्रेंच हिस्टोरिकल नावल है, राइटर इज विक्टर हुगो, फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1862 में और ये 19th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट नावल में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हिज essay civil disobedience, what 2 things did Thoreau learn from the night he spent in jail? जो थॉरो थे उन्होंने जेल में एक रात गुजारी थी और उन्होंने एक
ऐसे लिखा था सिविल डिसओबीडियंस। इंडियन फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड इनका वर्क है, फ्रीडम फाइट से रिलेटेड। तो इन्होंने दो चीज़ों के बारे में उस अपने एसे में सिविल डिसओबीडियंस में जिक्र किया था। वो दो चीज़ें क्या हैं? लेट्स सी द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन इज टू मीन्स ए एंड सी। तो ए और सी स्टेटमेंट राइट है। ही कंक्लूडेड दैट द स्टेट इज अल्टीमेटली वीक। तो जब इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस लिखा था तो उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है बहुत वीक हो चुका था। स्टेट मीन्स इंडिया। He realized that the neighbors are only friends during good times। तो इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया था कि जो पड़ोसी हैं वो सही समय पे ही मित्र होते थे। मीन्स जब ज़रूरत पड़ती थी तो, या अच्छे समय में, जब ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो नहीं। वही कहा जाता है ना कि स्वार्थ बस साथ देना, तो दैट इज़ लाइक। हेनरी डेविड थारो, ये एक अमेरिकन नेचुरलिस्ट हैं, पोएट हैं, एसिस्ट हैं और फिलोसोफर हैं। ये जाने माने ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ फिलोसफी। थारो इज बेस्ट नोन फॉर हिज टू वर्क, वाल्डेन एंड हिज एसे सिविल डिसओबीडियंस, विच इज़ एन आर्ग्यूमेंट फॉर डिसओबीडियंस टू एन अनजस्ट स्टेट। Now the next question is, which two of the following are the titles of the sections in Thomas D. Quincy's The English Mail Coach? तो इंग्लिश मेल कोच जो है टॉमस डी क्विंसी का वर्क है और इसमें कुछ सेक्शंस हैं और सभी सेक्शंस के अलग अलग नेम हैं। तो मोस्टली इनके वर्क के 3 सेक्शंस है, उसमें से 2 सेक्शंस का नेम यहाँ पे दिया हुआ है, वही फाइंड आउट करना है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3 बी एंड सी। बी द विजन ऑफ सडन डेथ, सी द ग्लोरी ऑफ मोशन। तो टॉमस डी क्विंसी के द इंग्लिश मेल कोच वर्क के 3 पार्ट हैं, जिसमें से 2 पार्ट के नाम है द विजन ऑफ सडन डेथ एंड द ग्लोरी ऑफ मोशन। ये सेकेंड पार्ट का नाम है, मीन्स दूसरे पार्ट का। टॉमस डी क्विंसी, एन इंग्लिश राइटर, एसिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक। He is best known for his work Confessions of an English Opium Eater। तो ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है टॉमस डी क्विंसी का। द इंग्लिश मेल कोच, ये क्या है? एक ऐसे जिसके 3 पार्ट हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड। पार्ट 1 फर्स्ट इज द ग्लोरी ऑफ मोशन, पार्ट सेकेंड द विजन ऑफ सडन डेथ एंड पार्ट थर्ड ड्रीम फिगो। तो यही फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को लेकर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। द इंग्लिश मेल कोच जो है एक मास्टरपीस है इनका और वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट वर्क है। फर्स्ट ये पब्लिश हुआ था 1849 में ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टू ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर एक्सप्लोरेशंस ऑफ द आर्ट ऑफ द नॉवेल बाय नॉवेलिस्ट। तो यहाँ पे 4 बुक के नेम दिए, उसमें से 2 ऐसे बुक हैं जो नॉवेल की कला के बारे में एक्सप्लोर करता है अकॉर्डिंग टू नॉवेलिस्ट। व्हाट आर दे? लेट्स सी। राइट ऑप्शन इज 4 बी एंड डी। बी द न्यू एंड द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट, डी टेस्टामेंट बिट्रेड। तो ये 2 बुक हैं जो नॉवेल की कला को लेकर एक्सप्लोर करता है अकॉर्डिंग टू नॉवेलिस्ट। द न्यू एंड द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट पब्लिश्ड हुआ था 2010 में, टर्किश नॉवेलिस्ट ने लिखा है और हान पामुक इनका नेम है। ही वॉन नोबेल प्राइज इन 2006। हिज अदर वर्क्स आर व्हाट आवर माइंड्स डू, साइलेंट हाउस, द न्यू लाइफ, द वाइट कैसल, माई नेम इज रेड, अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नॉवेल। तो माई नेम इज रेड इज इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ हिम। द न्यू एंड द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट और हान पामुक का वर्क है टर्किश नॉवेलिस्ट, शुड बी रिमेंबर। टेस्टामेंट्स बिट्रेड, a novel by Czech writer Milan Kundera. It has been written like a novel in 9 separate sections। तो ये नॉवेल की तरह लिखा गया है 9 अलग अलग भाग में। कुंदेरा को देश छोड़कर जाना पड़ा था फ्रांस के लिए 1975 में। इनके कुछ और वर्क के एनकाउंटर, द फेयरवेल वर्ड्स, लाइफ इज एल्सवेयर, इमॉर्टलिटी। Now the next question is,
द लाइव्स ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नॉवेल्स बाय एंथनी बर्गेस। एंथनी बर्गेस की नॉवेल का सब्जेक्ट मैटर इनमें से 2 राइटर्स रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4 B and D, मार्लो एंड किड्स। मार्लो एंड किड्स बोथ आर द वेल नोन इंग्लिश राइटर, और दोनों लोग के साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होती है कि बहुत शॉर्ट टर्म में ही इनकी डेथ हो जाती है। बहुत कम समय मिलता है इनको राइटिंग स्किल शो करने का। एंथनी बर्गेस ये इंग्लिश राइटर एंड कंपोज़र हैं। प्राइमरली ये कॉमिक राइटर हैं। इनका एक वर्क है अ क्लॉक वर्क ऑरेंज 1962 में पब्लिश्ड हुआ था, जो कि इनका बेस्ट नोन नॉवेल है। इंग्लिश लिटरेचर अ सर्वे फॉर स्टूडेंट जो वर्क है इनका, ये इसमें इन्होंने किड्स के बारे में मेंशन किया है। अ डेड मैन इन डेप्टफोर्ड ये एक नॉवेल है इनका, 1993 में पब्लिश्ड हुआ था। इस नॉवेल में इन्होंने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में रिप्रेजेंट किया है, मीन्स उनके बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 rivers आर मेंशन्ड बाय एंड्रयू मार्वेल एट द बिगिनिंग ऑफ टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस इज अ वेल नोन पोएम ऑफ एंड्रयू मार्वेल। तो इन्होंने इस पोएम के स्टार्ट में 2 नदियों का जिक्र किया है। द फर्स्ट इज द गंगा रिवर एंड द सेकेंड इज उम्बर। तो ये 2 नदी है जिसके बारे में इन्होंने इस पोएम में जिक्र किया है। तो राइट ऑप्शन इज 3। एंड्रयू मार्वेल 17वीं सेंचुरी के इंग्लिश ऑथर और पॉलिटिशियन है। ये 1661 में MP रह चुके हैं कैवलियर पार्लियामेंट में। ही वॉज वन ऑफ द चीफ विट्स एंड सेटायरिस्ट एंड पैशनेट डिफेंडर ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ये जाने माने विट्स और सेटायरिस्ट थे, और साथ में ये इंडिविजुअल लिबर्टी को डिफेंड भी करते थे। इनका जो वर्क है टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस 1681 में पब्लिश्ड हुआ था। ये मेटाफिजिकल पोएम है और इसमें सेटायर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 पोएम्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो यहाँ पे 4 वर्क दिए गए हैं 4 राइटर के, जिसमें से बताना है कि 2 वो कौन से वर्क है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। तो 1 इज अल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस, everyone better know that. Second one is Carol and Duffy's Medusa. तो right option is 4 A and C, Tennyson's Ulysses and Duffy's Medusa. Dramatic monologue क्या होता है? Let's see a little bit. A poem written in the form of a speech of an individual character. Narrative sense of speaker's history and psychological insight. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि एक कैरेक्टर सिर्फ बोलता है और जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो सिर्फ सुनता है, और साथ में ये स्पीच के फॉर्म में लिखा जाता है। एक तरह से नरेटिव पोएम होता है जो स्पीकर्स की हिस्ट्री और उसकी जो साइकोलॉजिकल इंसाइट है उसको प्रेजेंट करता है। राइटर टेक्स ऑन द वॉइस ऑफ अ कैरेक्टर एंड स्पीक्स थ्रू देम। तो राइटर क्या करते हैं, एक कैरेक्टर ले लेते हैं और उस कैरेक्टर के थ्रू वो बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी इनर फीलिंग को बताते हैं। अल्फ्रेड टेनिसन यूलिसिस ये पब्लिश हुआ था 1842 में, ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ पोएम है। पॉपुलर एग्जाम्पल है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का। टेनिसन वेल नोन विक्टोरियन पोएट है और ये वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट भी रह चुके थे। इनके बारे में और यूलिसिस वर्क के बारे में और इनके और भी सारे वर्क के बारे में डिटेल में आने वाले वीडियोस में पढ़ा जाएगा। कैरोल एंड डफी इनका वर्क है मेडुसा, जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक अच्छा एग्जाम्पल है। रिटेन इन द वॉइस ऑफ मेडुसा अ मिथिकल फिगर विथ वेनोमस स्नेक्स फॉर हेयर एंड हुज स्टेयर टर्न्स पीपल टू स्टोन। इस वर्क में मेडुसा नाम का एक मिथिकल फिगर है जो वेनोमस स्नेक्स है उसके हेयर में, और उसकी एक बार देखने से ही लोग जो है स्टोन में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कैरोल एंड डफी ब्रिटिश पोएट हैं और प्लेराइट हैं, अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन May 2009। तो ये May 2009 में पोएट लॉरेट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो इनमें से वो 2 पोएम कौन है जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क है? ऑप्शन 4 B and D।
द पाइड पाइपर ऑफ हैमलेट, टू इन द कैम्पेगना। ये दो वर्क के दोनों ही रॉबर्ट ब्राउनिंग के हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट हैं, हुज ड्रामेटिक मोनोलॉग पुट हिम हाई एमंग द विक्टोरियन पोएट्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत ही फेमस है विक्टोरियन पोएट में। ही वॉज नोट फॉर आयरनिक कैरेक्टराइजेशन, डार्क ह्यूमर, सोशल कमेंट्री, हिस्टोरिकल सेटिंग्स, चैलेंजिंग वोकेबुलरी एंड सिंटेक्स। तो ये सारे इनके वर्क की खासियत है। द पाइड पाइपर ऑफ हैमलेट 1842 का वर्क है। इसमें एक बच्चे की कहानी है जो कि नरेटिव फॉर्म में 303 लाइन की पोएम है, ड्रामेटिक लिरिक है ये, और ये ब्राउनिंग के बेल्स एंड पोमग्रेनेट सीरीज का पार्ट है। टू इन द कैम्पेगना, इट इज़ अ लव पोएम, मेमोरेबल लव पोएम। और कैम्पेगना इज़ द नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे ये पोएम सेट होता है, जो कि इटली का एक रीजन है रोम शहर के बाहर। लॉक्सली हॉल 1842 में पब्लिश्ड हुआ था, टेनिसन का वर्क है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। द लेडी ऑफ सैलेट इज आल्सो वर्क ऑफ टेनिसन, 1833 में ये पब्लिश्ड हुआ था। ये वर्क इंस्पायर्ड है 13th सेंचुरी की एक शॉर्ट प्रोज टेक्स्ट है जिसका नाम है डोना डी स्केलोटा। इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ एलेन ऑफ एस्टोलेट, जिसमें एलेन ऑफ एस्टोलेट की ट्रेजिक स्टोरी के बारे में बताया गया डोना डी स्केलोटा में। A young noble woman stranded in a tower of the river from कैमलॉट। तो कैमलॉट जो रिवर है वहाँ से एक टावर पे वो रहती है एलेन ऑफ एस्टोलेट, उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है।